नमस्कार दोस्तों। किस तरह से एक मामला जो झूठा होता है वह किसी व्यक्ति के राजनीतिक और सामाजिक जीवन को बदलकर रख देता है और किस तरह से वह व्यक्ति लोगों के नजरों का सामना कर पाता है और फिर से खड़ा होने का प्रयास करता है। जी हां, यह जो मामला है वह ऐसा ही है जब एक व्यापारी के खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज होता है छेड़खानी और पोक्सो के तहत, और जब इस मामले की जांच होती है, अनुसंधान होती है, पुलिस इसके साक्ष्य पेश करती है और बाद में वही पीड़िता अदालत को एक प्रार्थना पत्र देती है और प्रार्थना पत्र देकर कहती है कि मेरे साथ ऐसा कोई घटनाक्रम नहीं घटा है, इसलिए मैं ये पूरा मामला वापस लेना चाहती हूं। और उसके बाद अदालत एफआईआर को क्वैश कर देती है। यह एक कानूनी पहलू होता है और वह व्यक्ति आजाद हो जाता है उस मामले से। लेकिन इस दौरान उस व्यक्ति और उसके परिवार के साथ क्या गुजरा होता है, क्या गुजरता है, उस व्यक्ति की सामाजिक राजनीतिक अगर प्रतिष्ठा होती है तो उस पर क्या गुजरता है, वह व्यापारी है तो निश्चित तौर पर के व्यापारी रसूखातों में उस व्यक्ति पर उस वक्त संबंधों को लेकर क्या गुजरता है, यह सिर्फ वही व्यक्ति बता सकता है। जी हां, यह मामला है अप्रैल 2024 का, जब एक मामला दर्ज होता है टेंट व्यवसायी, टेंट डीलर एसोसिएशन के अध्यक्ष और राजनीतिक और सामाजिक रूप से रसूखात रखने वाले रवि जिंदल के खिलाफ विद्याधर नगर थाने में छेड़खानी का मामला दर्ज होता है, घरेलू हिंसा का मामला दर्ज होता है और पोक्सो का मामला दर्ज होता था। जैसे ही यह मामला दर्ज होता है और मीडिया में आता है, लोग बिना किसी जांच के, बिना किसी सोच के एक धारणा बना लेते हैं कि क्या यह व्यक्ति ऐसा कर सकता है। दरअसल जब मामला दर्ज होता है तो पुलिस अनुसंधान होता है। पुलिस अनुसंधान के बाद में बयान लिए जाते हैं पीड़िता से संबंधित लोगों के, और सबूत जुटाए जाते हैं। उसके बाद में जब अदालत में यह मामला जाता है, उसके बाद अदालत तय करती है कि क्या आरोप जो लगाए गए हैं वे वास्तव में सही थे या गलत थे या व्यक्ति की प्रतिष्ठा से खेला गया था। यह मामला वैसा ही है, रवि जिंदल के खिलाफ मामला दर्ज हो जाता है, जांच चलती है। जांच के बाद में यह मामला जब अदालत में पहुंचता है, तमाम अनुसंधानों के बाद में, तो पीड़िता की ओर से ही और पीड़िता के परिवार की ओर से ही एक प्रार्थना पत्र अदालत के पास जाता है कि ना मेरे साथ ऐसे कोई घटनाक्रम हुआ है और वह भावावेश में मामला दर्ज करवाया गया था और मुझे कोई कार्रवाई नहीं चाहिए, ऐसे में मैं ये मामला वापस लेना चाहती हूं। और अदालत उस एफआईआर को क्वैश करने का आदेश दे देती है। इसी के साथ में रवि जिंदल पर जो मामला दर्ज होता है, उस मामले में वे बाइज्जत बरी हो जाते हैं। यह एक कानूनी पहलू है और इस कानूनी पहलू में रवि जिंदल पूरी तरह से आजाद हो गए हैं कि उनके खिलाफ जो मामला था वह झूठा था, भावावेश में भावावेश की वजह से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी या किसी दबाव की वजह से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी या पीड़िताओं ने ऐसा क्यों किया, पीड़ित परिवार ने ऐसा क्यों किया, यह एक अलग विषय है। और अब चूंकि रवि जिंदल अदालत से इस मामले में बिल्कुल बरी हो चुके हैं और एफआईआर क्वैश हो चुकी है, तो कानूनी रूप से तो इस मामले में कुछ नहीं बचा। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि रवि जिंदल जो टेंट डीलर एसोसिएशन के साथ में लंबे समय से जुड़े हुए हैं और सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े हुए हैं, व्यापारिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, सामाजिक संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं, राजनीतिक रूप से भी सशक्त हैं, तो क्या उनकी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसा प्रयास किया गया था? हालांकि यह प्रयास असफल हो गया, लेकिन जो 6 महीने का दौर गुजरा, उस दौर में निश्चित तौर पर यदि किसी पीड़िता के साथ में वास्तव में इस तरह का घटनाक्रम होता है तो समाज की सहानुभूति निश्चित तौर पर उस पीड़िता के साथ होती है, उसके परिवार के साथ होती है, क्योंकि
किसी के साथ भी ऐसा घटनाक्रम होता है तो निश्चित तौर पर वह बड़ा संवेदनशील मामला होता है और उसमें पीड़िता के साथ समाज भी खड़ा होता है। लेकिन हमेशा ऐसे मामले सही नहीं पाए जाते और पिछले कुछ सालों में इस तरह के बहुत सारे मामले सामने आए हैं जब अदालत में जाकर एफआईआर दर्ज कराने वाली पीड़िताएं पक्षद्रोही हो गई हैं या मामला वापस ले लिया है। लेकिन रिपोर्ट दर्ज कराने और एफआईआर क्वेश होने के बीच में जिस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज होता है, जैसा कि रवि जिंदल के साथ हुआ है, उसके परिवार के साथ, उनके माता पिता के साथ, उनके बच्चों के साथ में और खुद के साथ में क्या गुजरती होगी, क्या यह सही होता है? और सबसे बड़ी बात तो समाज की है कि किसी के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होते ही समाज धारणा बना लेता है कि यह व्यक्ति ऐसा हो सकता है, इस व्यक्ति ने ऐसा किया होगा, जबकि पुलिस में सिर्फ मामला दर्ज हुआ था और मामला दर्ज होने के बाद उसका अनुसंधान होना था। अनुसंधान के बाद अगर अदालत किसी को दोषी ठहराए, वहां समाज सोचे तो समझ में आता है, लेकिन सिर्फ रिपोर्ट दर्ज होने से कोई व्यक्ति को समाज दोषी मान ले, यह कहां तक सही हो सकता है? रवि जिंदल के मामले में ऐसा ही हुआ। जब एफआईआर दर्ज हुई और मीडिया में यह मामला आया तो लोगों ने अपनी ओर से धारणाएं बना ली, लोगों ने अपनी ओर से जाने क्या क्या बातें करना शुरू कर दी। लेकिन अब जब अदालत ने इस मामले में एफआईआर क्वेश कर दी है तो निश्चित है कि अदालत से यह मामला समाप्त हो चुका है, पुलिस फाइलों में यह मामला समाप्त हो जाएगा। लेकिन इस दौरान रवि जिंदल की सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक प्रतिष्ठा और परिवार रिश्तेदारों में जो प्रतिष्ठा धूमिल हुई है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? दरअसल ऐसे मामलों से समाज को सबक लेने की जरूरत जरूर होती है। निश्चित तौर पर अगर वास्तव में किसी के साथ, किसी पीड़िता के साथ इस तरह का घटनाक्रम होता है तो फिर दोषी के साथ खड़ा होने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन पीड़िता किसी दबाव में, किसी भावावेश में, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जो सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और व्यापारिक रूप से बहुत बड़े समाज से जुड़ा हो, उसकी प्रतिष्ठा पर अगर आंच आ जाए तो यह कैसे सही माना जा सकता है? कुल मिलाकर रवि जिंदल का यह जो मामला है, उसमें 6 महीने के दौरान जिन परेशानियों का सामना, समाज की जिन नजरों का सामना रवि जिंदल ने किया, रवि जिंदल के परिवार ने किया, रवि जिंदल के रिश्तेदारों ने किया, रवि जिंदल के दोस्तों ने किया, वह भी कम दर्द भरा नहीं है। अब यह मामला चूंकि अदालत से एफआईआर केस होने के बाद में समाप्त हो चुका है, रवि जिंदल बाइज्जत इस मामले में बरी हो चुके हैं। और कई बार व्यक्ति ऐसे मामलों में टूट जाता है, लेकिन रवि जिंदल ने एक बार फिर से उसी ताकत के साथ में सामाजिक रूप से खड़ा होने का प्रयास शुरू किया है। व्यापारिक संस्थानों के साथ में उसी हिम्मत के साथ खड़ा होने का प्रयास शुरू किया है। राजनीतिक रूप से अपनी प्रतिष्ठा हासिल करने का प्रयास शुरू किया है। और इसमें अगर सबसे ज्यादा जरूरत ऐसे व्यक्ति को होती है तो वह समाज की और यार दोस्तों की, साथियों की, रिश्तेदारों की होती है कि वे ऐसे व्यक्ति के साथ फिर से उसी ताकत के साथ खड़े हो जाएं जिस ताकत के साथ में वे तब तक खड़े थे तब तक की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। कुल मिलाकर यह मामला अदालत से समाप्त हो चुका है और अब रवि जिंदल उसी ताकत के साथ खड़ा होने का प्रयास में जुट चुके हैं। अब ऐसे में समाज को भी सोचना होगा कि जिस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धूमिल सिर्फ एक एफआईआर की वजह से करना शुरू कर दी जाए, अब फिर से उस व्यक्ति के साथ में खड़ा होने का समय है। और क्या समाज उसी संबल को फिर रवि जिंदल को प्रदान करेगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर इस तरह के जो मामले झूठी एफआईआर दर्ज कराने के, सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने के, राजनीतिक प्रतिष्ठा धूमिल करने के, व्यापारिक प्रतिष्ठा धूमिल करने के
दर्ज होने लगे हैं। हालांकि पुलिस का एक अच्छा पहलू आजकल ऐसे मामलों में यह आ गया है कि सीधे कार्रवाई करने के बजाय पहले अनुसंधान करती है, और अनुसंधान के दौरान ये मामले अगर सही पाए जाते तो निश्चित है कि जो आरोपी होगा वह सजा का हकदार होगा। लेकिन अब यह पहले जांच होना और फिर अदालत के सामने तमाम तथ्यों को रखना और उसके बाद कार्रवाई करना पुलिस का एक अच्छा पहलू है, जिससे बहुत सारे मामले जो इस तरह के झूठे होते हैं उनकी सच्चाई समाज के सामने आ जाती है। और रवि जिंदल के मामले में भी यह बहुत स्पष्ट हो चुका है कि रवि जिंदल इस मामले में कहीं दोषी नहीं थे। उनके खिलाफ एक झूठी एफआईआर दर्ज कराकर उनकी सामाजिक, व्यापारिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को धूमिल करने का प्रयास किया गया था, जो अब रवि जिंदल अपनी हिम्मत से वापस उसी राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को पाने में जुट चुके हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के